बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में। आज हम लोग जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक है ज्योग्राफी से संबंधित। एक स्टूडेंट ने कमेंट करके वायु दाब पर वीडियो बनाने के लिए कहा था। तो आज हम लोग जिस चैप्टर को देखेंगे या जिस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे ये होगा वायुमंडलीय दाब। ठीक है, वायुमंडलीय दाब, इसे हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नाम से भी जानते हैं। तो वायुमंडलीय दाब को जानने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि दाब किसे कहा जाता है। दाब यानी कि प्रेशर। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी वस्तु जो है ये हमारे ऊपर जो बल लगाती है उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं दाब। यानी कोई भी वस्तु, चाहे वो हवा हो, चाहे पानी हो, या सिर पर बोरा रख दिया जाए, तो हमारे ऊपर जो दबाव डालती है या जो हमारे ऊपर बल लगता है उसी को हम कहते हैं दाब। ठीक है, दाब के बाद अब हम लोग डिस्कस करते हैं वायुमंडलीय दाब। ये वायुमंडलीय दाब क्या होता है? तो वायुमंडलीय दाब से दो बातें यहाँ पर स्पष्ट है, एक वायुमंडल और दूसरा है दाब। ठीक है, दो बातें यहाँ पर स्पष्ट हो रही है, एक वायुमंडल और दूसरा दाब। तो वायुमंडल हमारे पृथ्वी के चारों ओर जो गैसों का आवरण है उसे हम कहते हैं वायुमंडल। और ये वायुमंडल जो है ये हमारे ऊपर या पृथ्वी के ऊपर जो दाब डालती है इसी को हम कहते हैं वायुमंडलीय दाब। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वायुमंडल जो है इसकी बहुत सारी परतें हैं। जैसे कि सबसे निचली परत को हम लोग कहते हैं क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के ऊपर में आप जाइएगा तो समताप मंडल, समताप मंडल के ऊपर में जाइएगा तो ओजोन मंडल, उसके बाद आयन मंडल और उसके बाद बहिर्मंडल। तो ये 5 परतें हैं। नाम भी हम लोग लिख लेते हैं। सबसे निचली परत का नाम है क्षोभ मंडल, इसके ऊपर की परत का नाम जो है ये है समताप मंडल, इसके ऊपर के मंडल का नाम है ओजोन मंडल, इसी परत में ओजोन गैस की अधिकता होती है। उसके बाद में है आयन मंडल, इसी के कारण जो है ये पृथ्वी पर रेडियो संचार संभव हो पाता है। और सबसे ऊपरी जो मंडल है ये है बहिर्मंडल। ठीक है, ये हो गया बहिर्मंडल। तो इस तरह से पृथ्वी की 5 परतें हैं। तो ये जो परतें हैं ये हमारे ऊपर पृथ्वी की सतह के ऊपर, या समझ लीजिए हम यहाँ पर खड़े हैं तो हमारे ऊपर जो ये दाब डाल रही है, ठीक है, ये हमारे ऊपर जो प्रेशर डाल रही है, इसी प्रेशर को हम लोग क्या कहते हैं? वायुमंडलीय दाब। यानी वायुमंडल का प्रेशर जो हमारे ऊपर पड़ता है ये कहलाता है वायुमंडलीय दाब। ठीक है, अब वायुमंडलीय दाब जो है ये 2 बातों से प्रभावित होती है। ठीक है, ये वायुमंडलीय जो दाब है इस पर 2 चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। एक चीज़ है इसमें, पहला चीज़ जो है ये है ऊंचाई और दूसरा है तापमान। ठीक है, ऊंचाई और तापमान। तो इसमें ऊंचाई में याद रखना है कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगा, ठीक है, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगा वायुमंडलीय दाब क्या होगा? वायुमंडलीय दाब घटेगा। ठीक है, उसी तरह से जैसे जैसे ऊंचाई घटेगी, ठीक है, ऊंचाई घटेगी वायुमंडलीय दाब जो होगा ये बढ़ेगा। इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आप एक कॉन्सेप्ट से आप समझ सकते हैं। ये एक आम हमारा एक सिद्धांत मिल गया कि ऊंचाई का क्या पड़ता है वायु दाब पर प्रभाव। देखिए, जैसे एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है, ठीक है, तो इसके सिर पर 1 2 3 4 5, इसके सिर पर 5 बोरे का वजन है। 5 बोरे का वजन है मतलब इसके सिर पर क्या है? दाब या प्रेशर जो है ये अधिक है। अब मान लेते हैं यही व्यक्ति पहाड़ की ऊंचाई पर चला जाता है, ये व्यक्ति पहाड़ की ऊंचाई पर चला जाता है, यहाँ पर जाकर के ये खड़ा हो जाता है, यही व्यक्ति है। तो ऐसी स्थिति में जब ये नीचे से ऊपर की ओर गया, नीचे से ऊपर गया तो यहाँ से यहाँ 1 परत, फिर यहाँ से यहाँ 2 परत, तो इसके सिर से 1 और 1 2 परतों से ये ऊपर आ गया। मतलब इसके सिर पर से 2 परतों का वजन जो हो गया ये घट गया। यानी इसके ऊपर अब कितने परतों का वजन है? 3 परतों का वजन है। इसके सिर पर कितने परतों का वजन था? इसके सिर पर 5 परतों का वजन है, इसके सिर पर अब 3 परतों का वजन है। यानी कि यहाँ पे जो होगा ये वायु दाब क्या हो गया? कम हो गया। ठीक है, यहाँ वायु दाब कम हो गया और यहाँ वायु दाब अधिक हो गया। यानी जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं, वायु दाब घटता है, और जैसे जैसे ऊंचाई से हम नीचे की तरफ आएंगे वायु दाब क्या होगा? अधिक होगा। तो ऊंचाई का वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है ये आपको क्लियर हो गया।
और यही नीचे से जब हम ऊपर जाते हैं तो वायु दाब कम हो जाता है। इसी के कारण जो होते हैं ये खाना पकाने में कठिनाई होती है, पेन की स्याही लीक करती है ऊंचाई पर जाने पर, ठीक है। दाल जो है ये पहाड़ों पर पकने में अधिक समय लेता है, वगैरह वगैरह। आप छोटे क्लासों में जितने पढ़ें वो सब होता है इसी वायुमंडलीय दाब के कारण। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण चीज़ है तापमान, जो हमारे पूरे पृथ्वी को प्रभावित करती है। तो आइए देखते हैं तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है। हम लोग जानते हैं कि जैसे ही हम किसी चीज़ को ताप देते हैं या ऊष्मा देते हैं, जैसे ही उसका तापमान बढ़ेगा, जब तापमान बढ़ता है तो ऐसी स्थिति में क्या होगी, तापमान बढ़ने पर पदार्थ के अणु जो पहले सामने सामने थे इस तरह से ये अणु जो होंगे ताप देने के बाद इन अणुओं के बीच की दूरी बढ़ेगी, और जब इनके बीच के अणुओं के बीच की दूरी घटेगी तो ऐसी स्थिति में ये क्या हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। और हल्का होने के कारण क्या होगा, ये ऊपर की तरफ उठेगा, और ऊपर की तरफ हटेगा तो वायु का घनत्व तो क्या होगा, कम होगा, वहाँ से वायु दूसरी जगह जाएगी। यानी कि तापमान बढ़ाने पर सीधा सीधा क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वायु दाब जो होगा ये घटेगा। ताप बढ़ेगा तो वायु के अणु हल्के होकर के ऊपर की तरफ उठेंगे और वायु की मात्रा वहाँ कम होगी, वायु राशियाँ कम होगी, यानी कि वायु दाब जो होगा घटेगा। इसी तरह से जब तापमान घटता है, ठीक है, तापमान घटेगा तो तापमान घटने पर क्या होगा, तो तापमान घटने पर ये जो पदार्थ के अणु पहले दूर दूर में थे ये सामने सामने आएंगे। इस तरह से घनापन इनका बढ़ेगा और ये भारी होगी और ये नीचे की तरफ उतरेगी, और नीचे की तरफ उतरेगी तो क्या होगा, वहाँ पर वायु राशियाँ अधिक जमा होंगी, और वायु राशियाँ जब अधिक जमा हो जाएंगी तो उनका दाब क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जैसे ही तापमान घटेगा तो वायु दाब क्या होता है, बढ़ेगा। यानी ताप और दाब के बीच में क्या रिलेशन है, तो उल्टा रिलेशन है। ताप बढ़ेगा तो दाब घटेगा, और ताप घटेगा तो दाब बढ़ेगा। तो ताप और दाब के बीच में जो रिलेशन है ये है उल्टा रिलेशन है। एक कहानी और आप समझ लीजिए यहाँ पर कि ये जो घटने और बढ़ने का सिलसिला है यही जन्म देता है पवन को। किसको जन्म देता है ये, तो ये जन्म देता है पवन को। आइए अब हम लोग बात करते हैं पवनों की दिशा पर, ठीक है। तो पवनों की दिशा जो है ये भी वायु दाब से प्रभावित होती है, ठीक है। पवनों की दिशा, तो पवनों की दिशा जो होती है इस पर भी वायु दाब का प्रभाव पड़ता है। आइए देखते हैं निम्न वायु दाब। जहां पर निम्न वायु दाब कहने का मतलब है कि जहां पर वायु राशियां जो है ये कम है, यानी गर्म होकर के हवाएं ऊपर उठ गई है और यहाँ पर जो है ये जगह इस तरह से रिक्त हो गया है, तो इसे हम कहते हैं निम्न वायुदाब का क्षेत्र। दूसरे साइड में जो होता है ये होता है उच्च वायुदाब का क्षेत्र, ठीक है। तो उच्च वायुदाब का क्षेत्र होगा, तो उच्च वायुदाब का क्षेत्र जो होता है यहाँ पर हवाएं जो होती है ये ज़्यादा होती है। इस तरह से ये क्षेत्र जो होता है ये हवाओं से भरा हुआ होता है, यहाँ और हवाएं नहीं आ सकती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि हवाएं जो होती है ये उच्च वायुदाब के क्षेत्र से निम्न वायुदाब के क्षेत्र की तरफ प्रवाहित होने लगती है। इस तरह से हवाएं जो होती है ये इस दिशा से उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की दिशा में चलती है। तो हमेशा आपको याद रखना है कि पवनों की जो दिशा होगी ये उच्च वायुदाब के क्षेत्र यानी कि हाई प्रेशर जोन से निम्न वायुदाब के क्षेत्र यानी लो प्रेशर जोन की तरफ में होंगी। और हम लोग जानते हैं कि दाब और ताप के बीच में उल्टा संबंध है। यहाँ पर अगर उच्च वायुदाब का क्षेत्र होगा यानी इस स्थान पर जो होगा ये तापमान क्या होगा, तो इस स्थान का ताप जो होगा ये कम होगा, और ये जो स्थान है जहाँ उच्च वायुदाब का क्षेत्र बना हुआ है यहाँ पर ताप जो होगा ये अधिक होगा, ठीक है। तो मॉनसून को समझने के लिए भी ये हमें बहुत ही हेल्प करेगा। तो थोड़ा सा मैं हल्का सा आपको इसमें ओवरव्यू देता हूँ मॉनसून के बारे में, ठीक है, क्योंकि हमारे देश पे इसका प्रभाव पड़ता है। पवनों की दिशा से प्रश्न आता है तो याद रखिएगा कि पवनों की दिशा जो होगी ये हमेशा किधर होगी, तो उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ होगी, ठीक है। उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ पवनों की दिशा होती है। अब हम लोग देखते हैं कि हमारा जो भारत है ये भारत की बनावट इस तरह से है कि हमारी जो भारत भूमि है ये स्थल भाग है, जमीन का भाग है, और ये जमीन जो है ये तीनों तरफ से किससे घिरा हुआ है, तो ये तीनों घिरा हुआ है जल से। मैं इसमें अभी मानसून के बारे में हल्का सा आपको हिंट भर कर रहा हूँ। मानसून पे एक बार फिर हम अलग से वीडियो बना करके इसके अलग अलग सिद्धांतों को और बहुत अच्छे से मैप बनाकर इंडिया का समझेंगे। अभी फिलहाल हम लोग दाब के सेंस में इसको समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है।
और हमारे यहाँ पर ये स्थल का भाग हो गया, ये जल का भाग हो गया, ये समुद्र वाला हो गया, ये स्थल का पार्ट हो गया। ठीक है, अब आते हैं मौसम। मौसम दो प्रकार का हमारे पास में होता है, एक होता है ग्रीष्म ऋतु, तो ग्रीष्म यानी गर्मी के समय, तो ग्रीष्म ऋतु में पवनों की दिशा क्या होगी। तो ग्रीष्म ऋतु में पवनों की दिशा को समझने के लिए सबसे पहले समझ लीजिए कि ग्रीष्म ऋतु के समय में होता क्या है। तो ग्रीष्म ऋतु के समय में ये जो स्थल का क्षेत्र है, ठीक है, स्थल के क्षेत्र में क्या होगा, तो स्थल के क्षेत्र में यहाँ पर तापमान क्या होगा, ज़्यादा होगा, ताप जो होगा ये अधिक होगा, और ताप अधिक होने के कारण यहाँ पर कौन सा जोन बनेगा, तो ताप कम होने के कारण हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठ जाएंगी, जिसके फलस्वरूप यहाँ पर लो प्रेशर जोन बनेगा। इसी समय जो है ये जल में क्या होगा, समुद्र के क्षेत्र में, तो समुद्र के क्षेत्र में यहाँ की तुलना में ताप यहाँ कम होगा, यानी कि यहाँ का तापमान जो होगा ये कम होगा, और जब यहाँ पर तापमान कम होगा तो यहाँ पर प्रेशर कैसा होगा, तो यहाँ पर उच्च दाब होगा, यानी हाई प्रेशर होगा। और हम लोग जानते हैं कि हवाएं किधर से किधर चलेंगी, तो हवाएं चलेंगी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। यानी ग्रीष्म ऋतु में पवनों की दिशा क्या होगी, तो ग्रीष्म ऋतु में पवनों की दिशा होगी जल से स्थल की तरफ, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, या कम ताप से अधिक ताप की ओर। क्लियर हो गया। अब आते हैं शीत ऋतु में। तो शीत ऋतु में स्थिति बिल्कुल भिन्न हो जाएगी। शीत ऋतु में स्थिति बिल्कुल भिन्न होगी। सबसे पहला परिवर्तन ये होगा कि शीत ऋतु में स्थल का जो हमारा भाग है ये शीघ्र जो होगा ये क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, यानी इसका ताप जो होगा ये ताप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब ताप कम होने से यहाँ पर क्या हो जाएगा, दाब अधिक हो जाएगा, यानी हाई प्रेशर जोन क्रिएट हो जाएगा। कहाँ पर, तो स्थल भाग की तरफ। ठीक, जल में आइए, जल में भी परिवर्तन होगा। अभी क्या है कि यहाँ पर ताप कम है, इसकी तुलना में जल वाले भाग समुद्र का ताप जो होता है ये अपेक्षाकृत जो है ये कंपैरेटिवली इसका ताप जो होता है ये अधिक होता है, और ताप अधिक होने के कारण यहाँ पर जो होगा ये क्रिएट होगा लो प्रेशर जोन, यानी इस जल के भाग में अभी क्रिएट हो गया लो प्रेशर जोन। और इस समय में पवनों की दिशा क्या होगी, तो इस समय में पवनें चलेंगी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, यानी कि अभी चलेंगी कहाँ, तो अभी स्थल से चलेंगी जल यानी समुद्र की तरफ। जब हम लोग मानसून पढ़ेंगे तो ये सिद्धांत हमको बहुत ज़्यादा महत्व करेगा। तो याद रखना है कि भारत में ग्रीष्म ऋतु में मानसून पवनों की दिशा जो होगी ये होती है जल से स्थल की तरफ, और यही जो है जल से चलने वाली हवाएं स्थल की तरफ आती हैं और ऊपर जाकर ठंडी होकर के वर्षा करती हैं। ठीक है, इसे संवहनीय वर्षा कहते हैं, कॉन्सेप्ट आगे पढ़ेंगे। और शीत ऋतु में क्या होता है, शीत ऋतु में हवाएं जो होती है ये स्थल से चलने लगती है समुद्र की तरफ। ठीक है, तो इसे प्रत्यावर्ती मानसून या लौटती मानसून भी कहते हैं। तो इस प्रकार होप आपको ये जो वायुमंडलीय दाब वाला चैप्टर था ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जो है ये वायुमंडलीय दाब भिन्न भिन्न होते हैं, इसको नापने के लिए हमको कोई यंत्र चाहिए, तो हम लोग वायुमंडलीय दाब को कैसे नापेंगे, तो वायुमंडलीय दाब को मापने का एक यंत्र हम लोगों के पास में है, आप लोग जानते होंगे। बताइए ये यंत्र क्या है, तो इस यंत्र का नाम है बैरोमीटर। ठीक है, तो वायुमंडलीय दाब को हम लोग जिस यंत्र से नापते हैं उसे हम कहते हैं बैरोमीटर। बैरोमीटर से संबंधित कुछ प्रश्न छोटे छोटे आ जाते हैं, जैसे इसके आविष्कारक कौन थे, तो बैरोमीटर का आविष्कार किया था टार्सेली ने। ठीक है, ये टार्सेली ने बैरोमीटर का आविष्कार किया था, और किया था कब, तो इन्होंने किया था 1644 में, 1644 में। ठीक है, टार्सेली ने जो बैरोमीटर बनाया, ये बैरोमीटर को हम मोटे तौर पर दो भागों में बांट सकते हैं। एक होता है पारा बैरोमीटर यानी मरकरी, है ना, पारा को ही हम लोग कहते हैं मरकरी इंग्लिश में, तो ये मरकरी का जिसमें यूज होता है उसको मरकरी बैरोमीटर कहते हैं। और यही जो मरकरी बैरोमीटर है इसी को हम लोग टार्सेली बैरोमीटर भी कहते हैं। ठीक है, तो टार्सेली ने मरकरी बैरोमीटर ही बनाया था, तो टार्सेली के द्वारा बनाया गया बैरोमीटर को हम कहते हैं टार्सेली बैरोमीटर। इसके अलावा एक और बैरोमीटर होता है जिसको हम कहते हैं निर्द्रव्य बैरोमीटर। ठीक है, तो एक और द्रव्यमीटर होता है जिसको हम कहते हैं निर्द्रव्य बैरोमीटर, और इसमें बेसिकली हम हवा और पानी का उपयोग करते हैं वायु दाब को मापने के लिए। लेकिन मेन हमारा जो है ये पारा या मरकरी वाला बैरोमीटर है, जिसे टार्सेली बैरोमीटर भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, तो ये एक सरल यंत्र है। ठीक है, सरल यंत्र है, बिल्कुल सिंपल एक मशीन है।
अभी आपने देखा होगा परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि बैरोमीटर में पाठ्यांक के अचानक गिरने पर क्या होता है, बढ़ने पर क्या होता है, तो उसको हम लोग समझेंगे। लेकिन इससे पहले हम लोग समझ लेते हैं ये टार्सेली का जो बैरोमीटर है ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। टार्सेली का जो बैरोमीटर है ये एक सरल यंत्र है, हम लोगों ने बात की। इसमें क्या होता है, तो इसमें एक बर्तन होता है। ठीक है, इस बर्तन में पारा रखा हुआ होता है और इसमें जो होता है एक कांच की इस तरह से पतली नली को उल्टा डुबोया जाता है, जिसका ऊपरी सिरा बंद होता है और निचला सिरा जो होता है ये खुला होता है। ठीक है, और इसमें क्या भरा हुआ होता है, तो इसमें इस तरह से पारा भरा हुआ होता है। ठीक है, तो इस तरह से इसमें पारा इस तरह से भरा हुआ होता है। अब आप इमेजिन कीजिए कि जब इस तरह से हम लोग इसको डुबोएंगे तो इसमें क्या होगा, पारा ऊपर की तरफ चढ़ेगा। तो इसमें जो होता है ये मान लेते हैं, ये तल ले लेते हैं, तो इसमें इस तरह से इतनी दूरी पर पारा चढ़ा हुआ होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये चढ़ा हुआ होता है। अब इसमें बन गए हमारे पास दो बिंदु, एक बिंदु बन गया ये वाला, तो इसको हम लोग मान लेते हैं बिंदु ए और इसको मान लेते हैं बिंदु बी। ठीक है, ये हो गया हमारा बी और ये ऊपर वाला पॉइंट हो गया बिंदु ए। ठीक है, तो ये जो बिंदु ए है, बिंदु ए का मान जो होता है ये होता है 0। ठीक है, ये 0 होता है। और बिंदु जो बी जो है, ये बिंदु बी जो लेवल है ये एक्चुअली में होता है वायुमंडलीय दाब, जो इस क्षेत्र का है ना, उस क्षेत्र का, ये उस क्षेत्र का वायु दाब होता है। क्यों होता है वायु दाब, क्योंकि यहाँ पर हवाएं जो हो रही है इस तरह से हवाएं इसके ऊपर प्रेशर डाल रही हैं। ठीक है, तो हवाओं के प्रेशर के कारण ही इसका तल है और ये तल यहाँ पर स्थिर हो गया, मतलब ये इस क्षेत्र का वायु दाब है। अब सपोज कीजिए कि वायु राशियां अगर यहाँ से उठ करके कहीं बाहर चले जाएं, तो जब ये बाहर चले जाएंगे तो ये तल जो होगा ये क्या होगा, ऊपर की तरफ, सॉरी, ये जब वायु राशि यहाँ से चली जाएंगी तो इसका तल जो होगा ये क्या होगा, नीचे की तरफ उतरेगा। और अगर यहीं पर वायु राशियाँ और आ जाएं, यहाँ पर वायु राशियाँ और आ जाएं और इसको पानी को दबाएं यहाँ पर, या सॉरी पारा को इस पर दबाएं, तो ये पारा दबेगा तो क्या होगा, यहाँ पर ये ऊपर की तरफ चढ़ेगा। यानी कि जब इस पे ऊपर की तरफ चढ़ता है इसका मतलब है कि वायु दाब क्या होता है, बढ़ रहा है। ठीक है, बढ़ेगा। और जैसे जैसे इसका तल गिरेगा इसका मतलब हवाएं यहाँ से बाहर जा रही है, यानी वायु दाब क्या होगा, यहाँ पर वायु दाब घटेगा। हवाएं बाहर जाएंगी तो इसका तल नीचे जाएगा, क्योंकि इस पर प्रेशर कम होगा, तो ये तल जो है ये धीरे धीरे नीचे आएगा। और जब हवाएं यहाँ पर बढ़ेंगी, हवाएं दबाव डालेंगी, तो इसका तल क्या होगा, उठेगा। मुझे लगता है कि अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये जो है ये वायु दाब को किस तरह से मापता है। और ये जो वायुमंडलीय दाब है ये मौसम पूर्वानुमान में बहुत ही हेल्प करता है। कैसे करता है आइए देखते हैं। इसी से हमारा जो है परीक्षाओं में प्रश्न भी पूछे जाते हैं। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को अगर आप क्लियर हो जाएंगे तो ज़िंदगी में फिर कभी आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आइए हम लोग पहले एक बना लेते हैं बैरोमीटर, है ना, ये बैरोमीटर है। ठीक है, अभी हम लोग पूरा ड्रॉ नहीं करते, ऐसे ही बना लेते हैं समझने के लिए। ये बैरोमीटर है, मान लेते हैं ये बैरोमीटर का जो है ये एवरेज पॉइंट है, ये बीच वाला पॉइंट है जहाँ पर हमारा जो है ये पारा है। ठीक है, अब इसमें से प्रश्न क्या पूछे जाते हैं कि अगर बैरोमीटर में जो है बैरोमीटर का पाठ्यांक बढ़ता है, यानी कि ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि पाठ्यांक क्या हो रहा है, पाठ्यांक बढ़ेगा। तो बैरोमीटर में जो है यदि पारे का पाठ्यांक बढ़े या पारे का तल बढ़े तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, तो ऐसी स्थिति में होगा मौसम क्या होगा बताइए, मौसम साफ होगा। अब मौसम साफ क्यों होगा, तो इसके पीछे भी कारण है। कारण ये है कि जैसे जैसे हवाएं, ये बढ़ेगा कब, जब हवाएं इस क्षेत्र में आएंगी, यानी कि वायु दाब बढ़ रहा है। तो वायु दाब जब बढ़ेगा तो यहाँ पर बहुत सारी हवाएं आकर के जमा हो जाएंगी, और जब हवाएं जमा रहेंगी तो बाहर से और हवाएं नहीं आ पाएंगी, और जब बाहर से और हवाएं नहीं आ पाएंगी तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, यहाँ पर मौसम साफ रहेगा। क्योंकि पवनों के आने जाने से जब हवाएं तेज चलती है तो आंधी कहते हैं, बाहर की समुद्री हवाएं आएंगी तो वर्षा होंगी। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर पहले से हवाएं बहुत ज़्यादा जमा है। ठीक है, यहाँ वायुदाब बढ़ चुका है, पारा बढ़ गया मतलब वायुदाब बढ़ गया। अब बाहरी हवाएं यहाँ नहीं आएंगी, जिसके कारण यहाँ मौसम क्या होगा, साफ होगा। दूसरी स्थिति दी जाती है कि पारे का तल यदि धीरे धीरे गिरेगा। ठीक है, पारे का तल अगर धीरे धीरे गिरेगा, गिरेगा मतलब धीरे धीरे घटेगा,
इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ की वायु राशियां बाहर चली गई हैं, जिसके फलस्वरूप जो है अब यहाँ पर जगह बन गया है कि बाहरी हवाएं यहाँ पर आएंगी। बाहरी हवाएं कहाँ से? तो समुद्री हवाएं आएंगी और समुद्री हवाएं अपने साथ नमी लाएंगी और ये ऊपर जा करके बादल का निर्माण करेंगी और इनसे वर्षा होगी। यानी अगर पारे का तल धीरे धीरे गिरता है तो ये संकेत किसका है? तो ये वर्षा होने का संकेत है। ठीक है। तीसरी स्थिति ये होती है कि यदि पारे का तल तेजी से घटता है, अचानक से ये गिरेगा, तो जब अचानक से गिरेगा तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि यहाँ की हवाएं तेजी से बाहर की तरफ निकलने लगती है ना, धीरे धीरे घटेगा। और एक होता है तेजी से घटेगा या तेजी से गिरेगा भी आपको देता है। तो जब पारे का तल तेजी से गिरेगा तो ऐसी स्थिति में सोचिए कि यहाँ की जो हवाएं थी ये बाहर की तरफ चली गई, अब यहाँ जगह खाली हो गया और बाहर की जो हवाएं हैं वो तेजी से खींच करके अंदर की तरफ आएंगी। और जब तेजी से खींच करके अंदर आएंगी तो इसी को हम कहते हैं आंधी तूफान। क्या कहते हैं? तो आंधी और तूफान। यानी कि पारे का तल जब तेजी से गिरेगा तो ये संकेत होगा किसका? आंधी और तूफान का। क्लियर हो गया? एक बार फिर से देख लीजिए कि पारा का तल जो होता है ये अगर बढ़ता है, ऊपर की तरफ बढ़ेगा, तो ये साफ मौसम का संकेत होता है। किसका संकेत होता है? तो ये संकेत है साफ मौसम का। पारे का तल अगर धीरे धीरे घटेगा तो ये किसका संकेत होगा? ये वर्षा का। और पारे का तल अगर तेजी से गिरेगा, ये घटेगा, तो ये संकेत होगा किसका? आंधी और तूफान का। तो आज के वायुमंडलीय जो दाब है इस चैप्टर में हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पृथ्वी की जो वायु दाब पेटियां हैं उन पर बात करेंगे और बहुत ही शॉर्टकट में मैं आपको ऐसा पढ़ाऊंगा कि वायु दाब पेटियों में कभी आपको गलती नहीं होगी और आप बिल्कुल उसको आसानी से याद कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। थैंक यू।